ट्वेल्थ एनआईएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर। ये चैप्टर जो है 31 है, जिसमें आज हम करेंगे अन्य विचले वर्गों की समस्याएं। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उन्होंने सोशोलॉजी ले रखा है, अगर उनमें जो है सिलेबस में अन्य विचले वर्गों की समस्याएं हैं, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस चैप्टर में जो है अन्य विचले वर्गों की समस्याओं को जो है हम बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है और उनकी समस्या से अवगत होंगे और उसका निष्कर्षण भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनआईएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हमारा चैप्टर है अन्य विचले वर्गों की समस्याएं, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला पॉइंट यही आता है, बच्चों की समस्याएं। आखिर बच्चों की समस्या क्या है? सबसे बड़ा विडंबना हमारे देश का यही है कि बच्चों की बहुत तरह की जो है प्रावधान जो है नहीं दिया गया है, बहुत से जो है उनको साथ शोषण होता है। कहते हैं बच्चे जो है आदमी का पिता है, यानी बच्चा आदमी का पिता है और मनुष्य जीवन की संपूर्ण समस्याएं यानी मानव विकास की समस्याएं हैं, बचपन से निहित होती है। और बचपन का प्रारंभिक विकास इस बात का निर्धारण करता है कि आज और आने वाले कल राष्ट्र का निर्माण आरंभिक अवस्थाएं में होती है। भारतीय संविधान में कुछ निश्चित सुरक्षाएं बच्चों को ही बचाए रखने तथा उनके विकास के लिए भी बनाए गए हैं, क्योंकि बच्चा आदमी है और आदमी ही पिता बनता है आगे चल के। अगर इन बच्चों की समस्याएं न देखा जाए तो ये बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं और भविष्य ही कहते हैं सही सुचारू रूप से न चले तो जीवन में जो होगा सारे समस्याएं ही उत्पन्न होगी। कहते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने देखा ही होगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, गणवेश पहनते हैं और इसी प्रकार वह जीवन को भी बिताते हैं। दूसरी ओर अपने यह भी देखा होगा कि बच्चे अर्ध नग्न अवस्था में गलियों कुछ कूड़ा करकट इकट्ठा करते हुए भी मिलते हैं। तो ये जो होते हैं आदिवासी क्षेत्र में होते हैं, चाहे अन्य जो है पिछड़े वर्गों में आपने देखा ही होगा कि बच्चों को पूरी तरह से व्यवस्था और जीवन का नहीं होता है और वो कूड़े करकट इकट्ठे करके अपने जीवन यापन कर रहे होते हैं। उनके माता पिता इन बच्चों को भोजन, कपड़े, शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं और उनके सोच भी इनके प्रति कुछ भी नहीं रहता है। सीधा कारण यह है कि ये बच्चे उस परिवार से आते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों में ये सब जो है घटनाएं देखने को मिल सकता है। इन बच्चों के लिए शिक्षा की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी 2 वक्त की रोटी प्राप्त करना इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, चाहे उनको शिक्षा मिले चाहे न मिले। अपने आप को बनाए रखने के लिए उन्हें बड़ी सख्त लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसा करके उन्हें अपने परिवार की सहायता देनी पड़ती है। यानी आपने कई क्षेत्रों में देखा होगा, इवन अगर आप बाहर जाकर देखोगे तो आपको कोई ना कोई बच्चा जो है कूड़ा का जो है थैला पकड़ के घूमता हुआ जरूर नजर आएगा। तो क्या आपने कभी पूछा है उससे कि क्या उसका जीवन कैसा है? आपने +2 में भी पढ़ा होगा, जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ते होंगे, उसमें जो है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर इंग्लिश का, जिसमें वो सीमापुरी के बारे में पूरी स्टोरी बताई जाती है। तो वही कंडीशन आज जो है यहाँ देखने को मिल सकता है। आप कहीं भी जाकर देखो, आपको झोला चके हुए कोई ना कोई जो है एक बच्चा जो है गंदे रूप रंग में दिखेगा, जो कि कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहा होगा। तो वो आपने कभी पूछना उससे कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? तो उनका एक ही जवाब होगा, भाई पहले पेट भरेगा तभी तो स्कूल हम जाएंगे।
पेट भरने की उनकी सुविधाएं नहीं होती है, क्योंकि वो जो है गरीबी रेखा से नीचे नीचे जीवन यापन कर रहे होते हैं। और उनका माता पिता जो होते हैं कोई ना कोई गलत कंडीशनों में होते हैं, या तो वो शराब पीने वाले होते हैं या किसी रूप से वो अपाहिज होते हैं, जिसकी वजह से वो कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इन बच्चों को ही ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। कई कई जगह पर तो ये भी देखा गया है कि बच्चों को किडनैप करके बड़े बड़े लोग जो है उनके हाथ पैर काट के उनसे भीख मंगवाते हैं। तो ये हमारी भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिस पे सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और सख्ती से रूल रेगुलेशन को लागू भी करना चाहिए। देखा जाए तो निम्न भागों में इन बच्चों की समस्या के बारे में जानकारी ये बातें देते हैं। सबसे पहले हमारे समझ आता है लड़कियों की समस्या है। हमारे समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है। कहते हैं हम सभ्य समाज में रहते हुए भी हम देख सकते हैं कि लड़के लड़कियों में कितनी भेदभाव होती है, और सबसे अधिक तो लड़कियों में भेदभाव को देखने को मिलेगा। एक लड़की होने के कारण उन्हें शिक्षा से अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। उनका स्कूल में दाखिला ही नहीं होता है और स्कूल के बजाय वो घर से कामकाज में लगा दिया जाता है। अक्सर गांव में ऐसा देखने को मिलता है। इन बच्चियों को जो है स्कूल न भेजकर माँ को सहायक के रूप में काम करना पड़ता है। शादी के बाद एक गृहिणी के कार्य करने पड़ते हैं और वह पति के साथ भी घर के सभी कामकाज करते हैं। कहते हैं ये तो अगर आप गांव की बात बताया गया है तो आम है, लेकिन आपने देखा होगा कि शहरी समाज में भी अगर किसी लड़की के वो अगर सुविधा के रूप में उसको स्कूल चेंज करने की समस्या आती है तो वहाँ पर भी कहते हैं राजनीतिक खेल खेली जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम है। कहते हैं ये समस्याएं जो हमसे दूर नहीं हो सकती तो चलिए नहीं किया जा सकता, लेकिन जो समस्याएं आम है उन पे भी सरकार या हम आम इंसान नहीं गौर करते हैं। मैंने कई जगह देखा है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का स्कूल दूर है, ये शहर की बात बता रहा हूँ, कोई गांव की नहीं है, शहर की, जहाँ पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति सब बड़े बड़े पढ़ा रहे होते हैं, शिक्षित होते हैं। उनकी कहानी ये है कि अगर कोई बच्चा अगर नज़दीकी स्कूल में एडमिशन कराना चाहेगा तो वो स्कूल को भी बांट देते हैं कि नहीं, आपका क्षेत्र आधार कार्ड वहाँ का है, आप वहीं ही बच्चों को एडमिशन कराइए, यहाँ कराने का आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, जिस क्षेत्र में आप पढ़ते हो, चाहे उस स्कूल जिस मर्जी कंडीशन में हो, आपको वहीं ही पढ़ना पड़ेगा। ये लड़कियों के साथ भेदभाव, लड़कों के साथ भेदभाव होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं ऐसे समाजों में अगर इस तरह का होगा तो कहते हैं छोटे समाजों के तो बात ही हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें शहरों में हो रहा है। अगर आप भी शहर में रहे होगे तो अगर आपको भी बच्चे का एडमिशन करवाना होगा तो देखना स्कूल में जाके वो क्या कहेंगे। पहला उनका विचारधारा सरकारी स्कूलों में यही होगा कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसी के नज़दीकी ही पढ़ाई करवा लो, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो चाहे न हो, आपको वहीं मरना है, वहीं जीना है आपको। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी सरकार के लिए समस्या का स्रोत बन रहा है सभी बच्चों के लिए। हमारे समाज कई भागों में विश्वास है कि तरुण में प्रवेश करने से पहले लड़कियां का विवाह हो जाना चाहिए। तरुण का मतलब होता है यौवन अवस्था में प्रवेश करने से पहले लड़कियों के विवाह हो जाना ही माता पिता के लिए सही होता है। इस विश्वास से बाल विवाह को जो है प्रोत्साहन किया जाता है। बाल विवाह के कारण ये लड़कियां बहुत जल्दी माँ बन जाती है और मातृत्व की जुड़ी हुई भूमिकाएं कई समस्या पैदा खड़ी कर देती है। अब कहते हैं लड़कियों के जीवन की समस्या प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। हर कदम पे जो है इनको मुसीबत ने घेर रखा होता है, क्योंकि क्या करें, लोगों की जो है मानसिक दशा कभी सही हो ही नहीं रहा। जब तक जो है लोगों की मानसिक दशा सही नहीं होगा, इन बच्चियों का जीवन जो है दुश्वार ही होता रहेगा। कहते हैं एक विश्वास तो ग्रामीण भारत में और है कि स्त्रियों की जो है शिक्षा विवाह निश्चित करने में जटिल समस्या पैदा कर देती है। यानी जो लड़कियां शिक्षित है उनसे कोई भी विवाह करना पसंद नहीं करता है। इस कारण माता पिता अपनी लड़कियों को जो है विवाह शीघ्र कर देते हैं। गरीबी परिवार की लड़कियों को घर में केवल काम ही नहीं करना पड़ता, उन्हें बाल श्रमिक की तरह पगार भी कमानी पड़ती है। जो भी हो, इन विवाहित लड़कियों को आर्थिक दृष्टि से अपने मालिक के हाथों में शारीरिक शोषण भी सहन करना पड़ता है। आपने शहरों में भी देखा होगा, गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी आपने देखा होगा कि माता पिता गरीब अवस्था में होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं बड़े बड़े कोठियों में जाके कार्य करते हैं, और कोठियों में जो होते हैं वहाँ पर कई तरह के उनको शारीरिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। तो ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। और कहते हैं विडंबना क्यों नहीं होगी, जब सरकार ने हर चीज़ की रेट इतनी बढ़ा दिया है, जो आम गरीबों के लिए भोजन भी खरीदना बहुत ही दुष्कर कार्य बन गया है। तो इस काम में मैं किसी की गलती नहीं मानूंगा, सरकार की गलती मानूंगा, क्योंकि सरकार दिन पर दिन जो है खाने पीने की वस्तुओं पर इतनी महंगाई कर दिया है कि कहते हैं एक व्यक्ति अगर घर में कमा रहा है तो उससे सारे व्यक्तियों के पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है।
इसलिए बच्चों को स्कूल जो है छोड़ के उनको जो है काम में कोठी करना पड़ता है, कोठियों में काम करना पड़ता है, इवन दुकान पे भी काम करना पड़ता है, रेडियाँ लगाना पड़ता है, ठीक है, मंडियों में बैठना पड़ता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इन समस्याओं का जन्म जो है बड़े बड़े राजनीतिक नेता ही दे रहे हैं और हमारे देश को ये कहते हैं कि हमारे देश में इस तरह की विडंबना है। विडंबना तो वही खड़ा करते हैं। आए दिन देखोगे अपनी पॉलिटिकल सिक्का चलाने के लिए हर चीज़ों को फ्री करने पे लगे होते हैं और उन फ्री चीज़ों को क्या करते हैं, दूसरे वस्तुओं जो कि आवश्यक है सभी लोगों के लिए, उन पे रेट बढ़ा चढ़ा के डाल देते हैं। तो ये कहते हैं ये समझदार लोगों की समझदारी नहीं है, ये भारत को तहस नहस करने की बहुत बड़ी इनकी जिम्मेवारी जैसे बन गई है। कहते हैं जो समाज के गरीब परिवारों में बच्चों को जो है बेच भी दिया जाता है। अब माता पिता करे भी तो क्या करे, इतनी महंगाई बढ़ गई है तो कहते हैं उनको पालन पोषण करना बच्चों के लिए संभव ही नहीं रहता। तो कई क्षेत्रों पे तो देखा गया कि माता पिता अपने बच्चों को भी बेच देते हैं और उनको जो है मजदूर बना देते हैं। इन परिवारों के लिए लड़कियां आय के स्रोत भी होते हैं। समृद्ध परिवार जो है घरेलू काम काज के लिए इन लड़कियों को खरीद लेते हैं और इनको विदेश में भी लेके चले जाते हैं। कुछ स्थितियों में उन्हें रखेल की तरह भी रख लेते हैं। यानी हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना है। आपने देखा होगा कि शहरों में जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं वो इन लड़कियों को खरीद लेते हैं और उनको जो है विदेशों में ले जाते हैं और उनको जो है कहते हैं रखेल भी बना के अपने जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं। तो उनका जीवन जो होता है शोषित हो जाता है। और ये सब क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण महंगाई है, जहाँ पर जो है माता पिता अपने बच्चों को पेट भरने के लिए भी जो है सक्षम नहीं हो पाते हैं। कहते हैं सामान्यतः बाल्यावस्था की अवधि प्रसन्नता से भरपूर होती है और ग्रामीण भारत में ये बच्चियां तस्करी समझी जाती है। उनका शोषण और दमन सदैव होता है। कोई भी व्यक्ति इन बच्चियों के स्वास्थ्य को नहीं देखता है। जब उसकी अवस्था गंभीर हो जाती है तब उसे किसी चिकित्सा या अस्पताल में ले जाते हैं। सच्चाई यह है कि हम भोजन शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक लड़की को वंचित और भेदभावपूर्ण स्थिति में देखते हैं। आपने देखा ही होगा कि हमारे देश में कई राज्यों में कई तरह के बलात्कार भी हुए हैं, जहां पर लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और सरकार के कहते हैं पुलिस थाने में केस दर्ज होती है, लेकिन वो लड़की दम तोड़ देती है एक छोटे से अस्पताल में, लेकिन कहीं भी बड़े अस्पताल में ले जाने की प्रावधान नहीं किया जाता है। इवन कि अस्पताल कहते हैं हॉस्पिटल की जो बात होती है उनको एक इलाज भी नहीं दिया जाता है और पुलिस वाले तो रिपोर्ट तक भी नहीं लिखते हैं। जब बड़े बड़े मंत्री की जब वोटिंग की बात आती है तो वो दौड़े हुए चले जाते हैं और वहाँ पर सारे कार्य फिर से सुचारू कर देते हैं। तब तक लड़कियों की जो है जान चली जाती है और जैसे ही जान चला जाता है एक नया प्रशासन मुद्दा खड़ा हो जाता है। डायरेक्ट वो लोग एक घोषणा कर देते हैं कि मृतक के परिवार को जो है 10 लाख रुपया का जो है मुआवजा दी जाएगी और घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अरे ये क्या है? उसकी बच्ची चली गई है, मर गई है और आप लोग सिर्फ ये मुआवजा और ये घोषणा पत्र ही देते रहते हो। ये क्या है? जिस व्यक्ति ने ये घटना घटाया उसको सजा दिलवाओ, उसको सही सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करो। राजनीति का अर्थ ये होता है कि हम सही तरह से जो है पब्लिक है उसको जीवन जीने का जो है ढंग बताएं, ना कि हम उस पर जो है अपना रोटी सेकें। आज अगर देखोगे राजनीतिक में हर एक व्यक्ति जो है अपना रोटी सेकने पे लगा हुआ है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर संभव कोशिश किया जा रहा है। आज ना तो कोई बच्ची पे उनका ध्यान है, ना उनको किसी चीज़ पे है। उनको तो एक गरम गरम मसाला चाहिए जिन पे वो अपना राजनीतिक सेक सके। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है गली के बच्चे। कहते हैं कुछ बच्चे तो गरीबी परिवार के ही होते ही हैं, शहरों और कस्बों के काम धंधे के लिए भी जाते हैं। शहरों में ये बच्चे जो है बूट पॉलिश करते हैं, जो है गैराज में मदद करते हैं तथा अखबार भी बेचते हैं। उन्हें कचरा इकट्ठा करने वाले काम भी करना पड़ता है जिसमें किसी भी पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो गंदी वस्तुओं को उठाने का काम भी करते हैं। इन बच्चों को अपने निर्वाह की समस्या का मुकाबला करना भी पड़ता है। अधिक किराया होने के कारण वह मकान भी किराए पर नहीं ले सकते हैं। इन संपूर्ण त्रासदी का परिणाम यह होता है कि इन बच्चों को माता पिता जो है बच्चों को रात दिन शहरी गलियों में रहना पड़ता है। इस कारण उन्हें जो है गली के बच्चे या फटे पुराने सामान को उठाना भी कबाले भी कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि इतने महंगाई होने के कारण इनको तो मकान भी नसीब नहीं होता है और कहते हैं कि रोड के किनारे कहीं भी इनको जगह मिलता है उस किनारे सो जाते हैं, लेकिन कहते हैं वहाँ पर भी उनको निश्चिंत के नींद नहीं उनको मिलता है। आपने देखा होगा कि मुंबई जैसे शहरों में कई जगह जो है रोड हीट की केस आपको देखने को मिला होगा, जहाँ पर सोए हुए व्यक्तियों पर जो है जो अमीर ज़्यादा होते हैं वो गाड़ी चला कर उनको जो है मृत्यु के गोद में सुला देते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है इनके लिए विडंबना है, इनके लिए समस्याएं हैं
जो कहते हैं कभी भी समस्या का सलूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहते हैं इसमें कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी राजनीतिक नेता और कोई भी मंत्री इस पे जो है कोई कार्य नहीं कर रहा है। सिर्फ जो है अधिनियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं और इस पे अमल आज तक कभी भी नहीं हो पाया है। यदि आज देखोगे तो इनका जो है निवास रात के समय में सार्वजनिक स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क आदि ही होते हैं। एक अनुमान के अनुसार बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, करूण और कानपुर में जो है चरने में बच्चे गलियों में ही घूमते हैं और वहीं निवास भी करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको मुंबई की घटना बताया ही है, और ये बेंगलोर क्या, कलकत्ता क्या, दिल्ली क्या, हर जगह आए दिन यही घटना घटती है। और कहते हैं इन गरीब को तो मर जाना और जीवन रहना किसी के लिए कोई मान्य ही नहीं होता। ना तो इनका कोई नाम होता है, ना रजिस्ट्रेशन होती है, ना इनका घर होता है, ना द्वार होता है। तो लोग भी कहते हैं इनका कोई देखने वाला नहीं होता, तो मर भी जाते हैं तो कोई भी इनका खोज पूछ नहीं होता है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। कहते हैं अगर देखा जाए तो गलियों के इन बच्चों को जो है मार्गदर्शन नियंत्रण के लिए कोई भी नहीं होता है। वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनका परिणाम यह होता है कि उनसे जो अधिकांश बच्चे बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, शराब का सेवन करते हैं। जब ऐसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो देश के लिए जो है खतरे का सबब बन जाते हैं। नशा पाने के कारण उनकी स्वास्थ्य पर जो है जीवन खराब हो जाता है, वही यौन का शिकार हो जाते हैं। यानी गली के बच्चे शहर के अपराधी के चंगुलों में भी आ जाते हैं। आज देखोगे तो सारे अपराधी वो होते हैं जो इस तरह के जीवन यापन करते हैं। वो जो है जेब कतरे का काम होशियारी से कर लेते हैं और वस्तु को चुरा भी लेते हैं। जब सड़कों के इन बच्चों को अपराध करते हुए पकड़ लिया जाता है तब उन्हें जेल भेज दिया जाता है, और ये जेल में नामी गिरामी गुंडे के पकड़े में आ जाते हैं, और इस तरह वो लड़के अपराधी भी बन जाते हैं। कहते हैं ये सब अगर नहीं रोका गया तो भारत जो है सदैव ही खतरे के जो है चरम सीमा पर ही रहेगा। क्योंकि जब हम अपने देश में ही ऐसे बच्चों को रखे हुए हैं जो ऐसे अपराधी बन रहे हैं, तो अपराधी बनाने का कारण क्या है? सरकार को ऐसे बच्चों को जो है संरक्षण देने की आवश्यकता है। इनके लिए जो है तब संरक्षण मिलेगी जब इनके माता पिता जो होंगे सही रूप में इन बच्चों को पेट भर पाएंगे। और पेट कैसे भरेगा? जब महंगाई घटेगा। और महंगाई कैसे घटेगा? जब आप लोग जो है फ्री के लालच में नहीं आओगे। जितना आप फ्री के लालच में आओगे महंगाई उतनी ही बढ़ेगी और उतने ही ऐसे बच्चे बनेंगे और देश के जो है अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती ही चली जाएगी। कहते हैं ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हमें लड़कों के बच्चे के बारे में निम्न जानकारी मिलती है। ये बच्चे बिगड़ैले होते हैं, ये बच्चे अनाथ एवं परिवार से पृथक होते हैं, ये बच्चे गरीब, अशिक्षित और कुपोषण के शिकार होते हैं। इन बच्चों के भौतिक और लैंगिक शोषण सदैव होता ही रहता है। उनके काम करने की पद्धति ऐसी होती है कि वो असंगठित और बेमतलबी होते हैं। सामान्यतः ये अकुशल काम भी करते हैं। ये बच्चे सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं और इन्हें इस कब्जे से बार बार हटा दिया जाता है। कहते हैं खराब संगीत के कारण ये बच्चे शराब व नशाखोरी करने लग जाते हैं, जो इनके स्वास्थ्य और जो है जीवन को बिगाड़ देता है। कहते हैं ये अपराधी हो जाते हैं और इस कारण इन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। अगला है बाल श्रमिक। कहते हैं आपने देखा ही होगा कि वह बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए बहुत ही कम उम्र में काम धंधे करने लग जाते हैं। इनकी उम्र जो है 5 से 14 वर्ष की अवधि की होती है। जैसे बच्चे गरीबी की रेखा से नीचे की परिवार के होते हैं। इन परिवार के पास अपने बच्चों को शोषण के लिए पर्याप्त आय के साधन नहीं होते हैं जिनसे वे भोजन व वस्त्र उपलब्ध करा सके। इन कारणों से माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं और इन बच्चों को हम बाल श्रमिक कहते हैं। तो बाल श्रमिक का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा, जो 5 से 15 वर्ष की अवधि के बच्चे होते हैं और जो अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दुकान या कहीं चाय के स्टोर पे खड़े होते हैं और अपना जो है श्रम कर रहे होते हैं। तो इसे हम बाल श्रमिक कहते हैं। कहते हैं इस उम्र में उनको पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन माता पिता की दैनिक अवस्था के कारण इनको किसी भी स्थान पर कार्य करना पड़ता है और अपने परिवार का जीवन यापन भी कराना पड़ता है। उसके पश्चात कहते हैं ये बाल श्रमिक कई जगह काम करते हैं, जैसे होटल, घरेलू नौकर की तरह जो है गलीचा उद्योग, रंगाई उद्योग, चूड़ी उद्योग, डबल रोटी उद्योग, बीड़ी उद्योग, पापड़ उद्योग, खान पटाखे का उद्योग, मोटर गैरेज इत्यादि में। यानी कहीं भी आप इन तरह के बच्चों को देख सकते हो। बाल श्रमिक होने के कारण ये इनमें गरीबी, अशिक्षित परिवार में काम करने बालों का जो अभाव, शोषण, दमन, माता पिता का अमानवीय व्यवहार, अधिक धन इकट्ठा करने की लालसा, माता पिता को कम आय, माता पिता के नियमित धंधे न होना, भूमिहीनता आदि। तो इन कारणों से जो है इनको बाल श्रमिक करने की आवश्यकता पड़ जाती है।
कहते हैं बाल श्रमिकों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भी जूझना पड़ता है। इसका कारण यह है कि वे गंदे दशाओं में काम करते हैं। वो कई बीमारियों का शिकार भी होते हैं, जैसे कि अस्थमा, तपेदिक, श्वास लेने से जुड़ी हुई बीमारियां, आँख, कान, त्वचा की बीमारियां और यौन संबंधी बीमारियां आदि। इन श्रमिकों की जो है दुर्घटना या मौत का मुकाबला भी करना पड़ता है। इन श्रमिकों को शारीरिक रूप से जो है प्रतिपीड़ित भी किया जाता है। यह श्रमिक इन तरह के शोषण से बचना चाहें तब भी वह बच नहीं सकते हैं। उनके साथ यौन संबंधी दुर्व्यवहार भी किया जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपने रोजगार से हाथ भी धोना पड़ता है। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये जो बड़े घर के लोग होते हैं, इनको जो है अपने घर में रखैल की तरफ उनका जीवन यापन करवाते हैं, क्योंकि कहते हैं ये बच्चे अगर नहीं करेंगे ये सब गलत काम तो उनको जो है उनको नौकरी से भी निकाल देते हैं और इवन की रोटी भी उनको नसीब नहीं होता है। तो आज की समस्या जो है बहुत गंभीर बन गई है। कहते हैं ये समस्या हमारे समाज के लिए बहुत ही कुप्रथाओं के रूप में है। कहते हैं बाल विवाह से सबसे खतरनाक तो ये बाल श्रमिक होते हैं, जिनके साथ यौन संबंध तक भी बना ली जाती है। और ये कौन बनाते हैं? बड़े बड़े घर के लोग ही बनाते हैं और उनके घर ये काम करते हैं और इसी तरह के शोषण का सदैव शिकार भी होते हैं। मालिक के लिए श्रम मजदूर लाभदायक होता है, यह इसलिए कि शांतिपूर्वक अधिक घंटे तक जो है प्रतिदिन काम करते हैं। इनके पगार भी कम कर दी जाती है और इन्हें बाल श्रमिक अधिनियम के अनुसार दिहाड़ी भी नहीं दी जाती है। भारत में जनसंख्या का 1/3 भाग जो श्रमिक का है 14 वर्ष से कम की उम्र के काम करते हैं। इनकी संख्या लगभग 31 करोड़ है। देखिए ये बहुत हैरानी वाली बात है कि 31 करोड़ बच्चे जो हैं कार्यरत है, यानी 31 करोड़ बच्चों का होना भारत का भविष्य क्या होगा ये भी आप समझ सकते हो। विश्व में सर्वाधिक बाल श्रमिक भारत में ही है। इस तरह के श्रमिक हमारी जनसंख्या में 5.2% है। देखिए बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश के लिए है। और पता नहीं जो कहते हैं बड़े बड़े मंत्री लोग हैं जो देश के जो भलाई चाहते हैं, क्या उनकी आंख बंद पड़ी हुई है कि हमारे देश में इतने से अधिक बाल श्रमिक मौजूद हैं। गाँव में इनकी संख्या देखा जाए तो 8.64% है, शहरों में 11.36। ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं बड़े बड़े राजनीतिक नेता जो होते हैं शहरों में होते हैं। और आपने एक बात देखा होगा कि कई बड़े बड़े नेता घर में बाल श्रमिक मौजूद होते हैं और उनसे बाल श्रमिक करवाई जाती है। तो देखिए कहते हैं ना जो देश को चला रहे होते हैं उनके पास भी जो है इस तरह के मजदूरी करने वाले बच्चे मौजूद होते हैं। यानी कहते हैं शहरों में 11.36, ये बहुत बड़ी जो है खतरे का घंटी है भारत के भविष्य के लिए। कहते हैं बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अनुसार जो बच्चे 14 वर्ष से नीचे हैं बाल श्रमिक कहलाते हैं। उन्हें नाम मात्र की दिहाड़ी मिलती है। यह अधिनियम उन श्रमिकों को जो इस श्रेणी में आते हैं रेल के परिसर में काम नहीं करने देते हैं। उनका यह निषेध बीड़ी बनाने और गलीचा बनाने, सीमेंट उत्पादन, जुलाई कार्य, रंग रोगन और कारखाने, पटाखे, साबुन के कारखाने, जूते बनाने और भवन निर्माण में लागू होते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी विडंबना है। यहाँ पर स्वयं ही लिखा हुआ है कि ये जूते बनाने वाले कारखाने, साबुन बनाने वाले कारखाने। क्या सरकार को ये नॉलेज नहीं है कि बाल मजदूर कहाँ मिलते हैं, उन पर जो है कार्रवाई किया जाए? तो कहते हैं आज हर सरकार जो है ना आंख बंद करके बैठी पड़ी है। उनको पता है कि कहाँ बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी को भी पता है, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाई जाती है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनसे जो नेताओं को जो है इलेक्शन में अच्छे खासी मोटी रकम मिलती है, तो इसी वजह से वो लोग इन पे कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्वयं ही लिखा हुआ है कि बीड़ी बनाने वाले कारखाने हो, गलीचे बनाने वाले हो, सीमेंट उत्पादन वाले क्षेत्र हो या पटाखा बनाने वाले हो, साबुन के कारखाने हो, इन सभी जगह है जो श्रमिक जो है बाल मजदूरों का रखा जाता है। इसी अधिनियम के अनुसार एक बाल श्रमिक का अधिनियम 6 घंटे तक काम करना निश्चित किया गया है। सबसे पहले बात देखिए सरकार को तो ये बात समझना चाहिए कि इन बच्चों से तो काम करवाना ही नहीं है। सबसे पहली बात तो वो बाल श्रमिक का जो 6 घंटे निश्चित क्यों किया? जब हम कहते हैं कि ये अपराध है बाल श्रमिकों से काम करवाना, तो सरकार ने यह अधिनियम क्यों बनाया कि इनको 6 घंटा काम करना ही चाहिए? कहते हैं भारत का ये होना चाहिए संविधान कि कम से कम इन श्रमिक बच्चों को जो है नहीं होना चाहिए, इनको पहले शिक्षित करना चाहिए। कहते हैं दोस्तों ये भी बहुत बड़ी राजनीतिक एक चाल होती है। कहते हैं कि जितना अशिक्षित व्यक्ति रहेंगे सरकार पे उनको राज करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि शिक्षित आप रहोगे नहीं, आपको समझ रहेगी नहीं, सरकार जैसे करेगी आप आंख बंद करके विश्वास कर लोगे। तो ये भी सरकार का एक नीति है, यानी अपनी पॉलिटिकल जमाने के लिए एक नीति के अंतर्गत ये बात की जा रही है।
अगर आपको पता ही होगा कि 5 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो बाल श्रमिक है उनको 6 घंटे ही काम जो है अधिनियम बनाई गई है। ऐसा क्यों अधिनियम बनाया गया? यानी बच्चों को काम करवाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसमें भी आधे घंटे का अवकाश दिया जाता है और इस अधिनियम के अनुसार बाल श्रमिकों को जो है 7 बजे से 8 बजे तक काम करने की मनाही है। बताइए, सब सरकार खुद ही रूल रेगुलेशन बना रही है, खुद ही उस पर निषेध कर रही है, खुद ही जो है अधिनियम बना के काम के घंटे तय कर रही है। इसके अनुसार सप्ताह में 1 दिन अवकाश का होता है। कहते हैं ये जरूरी है कि रोजगार के रजिस्टर में बच्चों की उम्र का प्रमाण पत्र कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस अधिनियम का पालन न करने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। जेल 2 माह या 1 साल तक भी, एक जुर्माना जो है 10,000 या 20,000 तक भी होती है। अगर यह अपराध दूसरी बार किया जाए तो जेल जो है 6 माह से 2 साल तक भी हो सकती है। कहते हैं हमारे संविधान में हर तरह के रूल बनाई गई है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन धरे का धरा ही रह गया है। कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो अधिनियम बनाई है उसमें एनालाइज करने की आवश्यकता है। जब दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि जो बच्चे 5 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के होते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो इसमें बाल मजदूरी करने के लिए उनको क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है? बाल मजदूरी नहीं होना चाहिए। बाल मजदूरी से क्या होता है, ये बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो है काम पे लग जाते हैं और ये सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है हम अगले पार्ट में करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम महिलाओं के समस्याओं के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जो है चैनल को सेव करना भी जरूरी है, नहीं तो अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन इसलिए दिया जाता है जिससे कि आप उस वीडियो से लाभान्वित हो सको। कहते हैं कि जब तक कोई भी चैनल होता है, जब तक वो अपना पूरा वीडियो क्लियर नहीं करता है, तब तक जो है उनके जो व्यूअर्स होते हैं वो इधर उधर भटक रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है मेरा भी कि आपको हर तरह के वीडियो आपको मिले, वो भी समय समय पे, जिससे आप देख के समझ के लाभान्वित हो सको। दोस्तों, इसी के साथ हम अगला टॉपिक में मिलेंगे। जितना हो सके आपने एक ही कार्य करना है, शेयर करना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव भी करना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।